तो साइंस 2 का जो हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसकी मार्किंग कर लेते हैं, है ना। टिल नाउ हमने जहाँ तक भी चीज़ें पढ़ी उसके आगे का काम। तो सबसे पहले आ जाओ, पेज नंबर है आपका 22, इसमें मार्किंग कर लेते हैं। देखो, कैन यू रिकॉल वाला जो सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन आप जो पुराने चैप्टर्स पढ़ के आए हुए होते हो 9th स्टैंडर्ड से, 8th स्टैंडर्ड से, लोअर क्लासेस से, या फिर जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसके प्रीवियस वाला चैप्टर 10th क्लास का, वहाँ से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सेक्शन एज सच हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसकी मार्किंग नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, खैर, तो सबसे पहले हम लोग कुछ लाइफ प्रोसेसेस के नाम मार्क कर रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, यानी कि होता है डाइजेशन। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने कौन सी क्लास में डाइजेशन वगैरह के बारे में डिटेल पढ़ा था, बिकॉज कायदे से तो 9th 10th में ही होना चाहिए, बट ना तो तुम्हारे 9th के सिलेबस में है ना तो 10th के सिलेबस में, तो हो सकता है लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हो। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये आपकी असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस हैं जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी या किसी वजह से रुक जाएंगी या फिर अटक जाएंगी, वॉट एवर मे बी द रीज़न, तो याद रखिएगा एक इंसान की ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। तो अभी जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो रिप्रोडक्शन, मैंने इंट्रो में भी बताया था, उतना कुछ ज़रूरी नहीं है। एक इंसान के पास, एक एनिमल के पास, एक ऑर्गेनिज्म के पास ये चॉइस होती है कि वो रिप्रोडक्शन करना चाहता है कि नहीं चाहता है, क्या उसकी बॉडी उस लायक है कि उसकी बॉडी उस लायक नहीं है। अगर वो नहीं करेगा रिप्रोडक्शन तो उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है कि हाय मैं मर गया टाइप, इस टाइप का कुछ नहीं होगा। तो खैर, यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों का क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाएगा, व्हाट आर असेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। तो आप, अच्छा, असेंशियल मैंने लिखा नहीं है, वो लिख लेना पूरा, ठीक है। व्हाट आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, डन हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। उसमें रिप्रोडक्शन को मत लिख देना, ठीक है। रिप्रोडक्शन से एक इंसान ज़िंदा रहेगा ऐसा नहीं होता है। फिर रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है, मतलब अगर ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक नहीं है तो फिर काय को रिप्रोडक्शन हो रहा है, नीड नहीं होनी चाहिए ना रिप्रोडक्शन की तो फिर आपके लिए। तो एज वी डिस्कस अर्लियर इन द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कि रिप्रोडक्शन इसीलिए ज़रूरी है ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो स्पीशीज़ है वो आगे कई सदियों तक क्या रहे, ज़िंदा रहे। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि एक स्टेज ऐसी ज़रूर आएगी जब उस इंसान की आगे जाके उसकी सारी की सारी प्रजातियां ख़त्म हो जाएंगी। तो आगे जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में रहने वाले लोग बोल रहे हो कि देखो पुराने ज़माने में आज से 50 साल पहले ये ऑर्गेनिज्म हुआ करता था। तो ताकि हम एक्सटिंक्ट ना हो जाए इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे इट हेल्प टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है। अच्छा, और ऑफ दैट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट हटा देना, यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। वाई रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपका टीचर है वो इसी लैंग्वेज में आपसे सवाल पूछे, वो इस लैंग्वेज में भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है तो ऑब्वियस है कि फिर आप उसका आंसर भी दे पाओगे, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है तो कैसे बताओगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में ये जो मैं येलो कलर की लाइन मार्क कर रही हूँ, डैट काट लीजिएगा, वो आपको लिखना है, डन। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन तो खैर तुम्हारे सामने ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया आप लोगों का क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक डिफाइन रिप्रोडक्शन। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी जो अपना आंसर है अगर डिफाइन के बारे में पूछा है तो सिर्फ उतना ही लिख कर मत आ जाए करो कि हाँ डिफाइन पूछा है हम डिफाइन लिख कर आ गए, ऐसा नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना। उसमें कैसा रखना अपना एटीट्यूड कि नहीं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देंगे। तो अगर डिफाइंड रिप्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है तो पहला पॉइंट एक तो ये लिखोगे, ठीक है, और उसके अलावा नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आप ये लिखोगे
कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर मेनली बाय 2 मेथड्स। आप पहला मेथड का नाम लिख देना सेक्सुअल और दूसरे मेथड का नाम क्या लिख देना, असेक्सुअल। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 2। इस तरीके से लिखना, ठीक है, डिफाइंड रिप्रोडक्शन के इसमें। खैर अलग से तुम्हें इस पर्टिकुलर लाइन से इसको नोट्स में डाल देना। तुम तो अब जानते ही हो नोट्स का मतलब क्या होता है। जिस दिन हमारी जितनी भी मार्किंग हुई है उस मार्किंग को ख़त्म करने के बाद, ओवर करने के बाद नोट्स एक हेडिंग होनी चाहिए, ताकि उस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स हम लोग लिख सके जिनसे एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स जैसी चीज़ें आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है ना। ओके, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, मैंने आपको ऊपर क्या मार्क करवाया, इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ये इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन का पॉइंट नंबर 1 है। एक पॉइंट नंबर 2 भी आएगा इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ ईच स्पीशीज, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना इट इज़, ये जो वर्ड है ना, ये पूरी की पूरी लाइन ये पॉइंट नंबर 2 में आएगी। यानी कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स आएंगे, एक ऊपर और एक ये नीचे। तो ये हो गया पेज नंबर 22 में इतनी मार्कें। नीचे आप आ जाओ, हेडिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहली चीज़, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपसे 1 मार्क के लिए मे बी डिफाइन पूछा जा सकता है कि डिफाइन करिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डिफाइन पूछा जाएगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, जो कि काफ़ी है बराबर, और एक आधी एग्जाम्पल लिख देना। अब एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, जो भी आपने अभी पढ़ा है ना, आगे अमीबा का पढ़ा है, बाइनरी वगैरह वगैरह, कोई भी एग्जाम्पल कि मल्टीपल फ्यूजन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बर्डिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ भी अपनी मर्जी से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो एक एग्जाम्पल तुम लिख दो। डन। तो कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक हम लोगों के, ऊपर में से 2, ये 3 और ये हो गया 4। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिफाइन आता है तो अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस तरीके से भी आ सकता है, शॉर्ट नोट ऑन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर आप शॉर्ट नोट बताइए। तो अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट आएगा तो देखो पहला पॉइंट तो उसका स्वयं डिफाइन होगा, राइट। अब दूसरे पॉइंट से मैं मार्क करवा रही हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लोगों का कहाँ से है, यहाँ से आएगा। ये इट लिख देना आगे, इट डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 2, यानी कि आपको एक मेल और एक फीमेल इस तरीके के पेरेंट्स की नीड नहीं पड़ती, एक सिंगल, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, मतलब या तो मेल या तो फीमेल इस रिप्रोडक्शन को कैरी करवा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 3 यहाँ लिखोगे कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है, किससे, अपने पेरेंट से, एकदम टू सेम, एकदम सेम टू सेम बराबर। दिस इज योर पॉइंट नंबर 3। ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 बराबर, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पॉइंट नंबर 3। अच्छा, अब यहाँ पे जो लिखा है विद द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ये इतना बड़ा वर्ड ना लिखते बराबर, आप यहाँ पे एक वर्ड और लिख सकते हो, विथ पेरेंट्स, ठीक है, ये पॉइंट आपने लिख दिया। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको यहाँ से ये लिखना है, इट अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। बल्कि ये जो आपका पॉइंट नंबर 4 है ना, ये डिज़र्व करता है नोट्स में आने के लिए, ये पॉइंट नोट्स में आना डिज़र्व करता है। रीज़न, यहाँ पे जो ये वर्ड है माइटोटिक सेल डिवीजन, ये या तो ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है या फिर आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, है ना। तो आपको पता होना चाहिए 2 टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस, मेयोसिस। तो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डन। ये हो गए कितने हमारे 4 पॉइंट्स। अच्छा, 5वें पॉइंट की तरफ खैर मूव करते हैं। 5वें पॉइंट में ये लिखना है, ये एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज़ अ ड्रॉबैक। मतलब इस प्रोसेस की कुछ तो कमियां होंगी या फिर ये प्रोसेस बहुत ही बढ़िया है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 5। उसके बाद इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ यहाँ पे लिखना इट इज़ ए फास्ट प्रोसेस, ठीक है। बस ये हो गए आपके पॉइंट नंबर 6। और पॉइंट नंबर 7 में आपको लिख देना है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में आपकी मर्जी है, देखो नीचे कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। बल्कि मैं तो एक काम करो,
इसको पॉइंट नंबर 8 बना दो एग्जाम्पल को। पॉइंट नंबर 7 ये बनाना, ऐसा लिखना कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सम ऑफ देम आर। अब सम ऑफ देम आर में पता है क्या करना, एक एक पॉइंट डालना। पहला पॉइंट ए पॉइंट डालना, ए पॉइंट में लिखना बाइनरी फिजन और बाजू में लिखना एग्जाम्पल। बल्कि एक चार्ट बना लोगे ना वो ज़्यादा बेटर होगा। हेडिंग डाल देना ऐसी ऑर्गेनिज्म, इस तरफ हेडिंग डाल देना एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट पॉइंट बी, बाइनरी के बाद फिर किसका नंबर लिखना, मल्टीपल, फिर बाजू में एक एग्जाम्पल। तीसरे में क्या लिख देना, बडिंग, फिर बाजू में आप लोगों का क्या कहते हैं, आप लोगों का एग्जाम्पल। चौथा क्या, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद वगैरह वगैरह। मतलब मेरे हिसाब से तुम्हें अब समझ गए हो किस तरीके से चार्ट बनाना है। चार्ट बनाओगे ना आंसर बहुत अच्छे से लगेगा कि अरे वाह एक स्टूडेंट ने एफर्ट्स किए हैं। कैसा रहता है जब हम लोग किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, फ्यूचर में जाके आप कभी ना कभी तो खैर नौकरी करोगे ही करोगे, तो ऐसे आप जब उस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो जब आपको अपनी बात 10 लोगों के सामने रिप्रेजेंट करनी होती है, आप बड़े बड़े थेसिस वाले पेपर नहीं लिखते हो, ठीक है ना, आप वहाँ पे पीपीटी बनाते हो, प्रेजेंटेशन देते हो, राइट। या फिर अगर आप वहाँ पे कोई अपना रिसर्च पेपर लेट से भेजते हो, उसमें आपको लिमिटेड शब्दों में अपनी जानकारी लोगों तक देनी होती है, तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पाई चार्ट्स का, डायग्राम्स का, टेबल्स का, राइट। इस तरीके से लिखते नहीं है बड़े बड़े पैराग्राफ। इससे क्या होता है, जो सामने वाला इंसान है उसको बहुत ही कैची वे में जल्दी से आपकी बात पता भी चल जाती है और आपका पर्पस भी क्लियर हो जाता है, और उसको ये समझ में भी आता है कि अच्छा ये बंदे को अपना पता है कि क्या लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता है और वही रटे जा रहा है, वही बोले जा रहा है, राइट। तो इसीलिए ऐसे बनाना, तो पॉइंट नंबर 8 एग्जाम्पल की नीड नहीं पड़ेगी। खैर, अब देखो 5 क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे जो छठवां क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछा जाएगा, डिसएडवांटेज। अब देखो डिसएडवांटेज वर्ड भी पूछा जा सकता है, या फिर इसकी जगह कोई ड्रॉबैक वर्ड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डिसएडवांटेज या फिर ड्रॉबैक ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मैं AMOR लिख रही हूँ, तो प्लीज़ तुम उसको ऐसा ना लिखना, ठीक है, वहाँ पे पूरा लिखना। तो यहाँ लिखना एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये लिखना बराबर, ये ऐसा लिख के लिख देना, इज द डिसएडवांटेज, अगर क्वेश्चन में डिसएडवांटेज वर्ड है, या फिर ड्रॉबैक है तो ड्रॉबैक ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो नेक्स्ट में आते हैं। अब तुमसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 इस तरीके से पूछेगा, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब डिसएडवांटेजेस तो बता दिए, एडवांटेजेस ही बता दो। तो मैंने अभी आपको ऊपर के शॉर्ट नोट में जो पॉइंट नंबर 6 मार्क करवाया है ना कि इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, ये आप लोगों का पहला पॉइंट बन जाएगा। दूसरा पॉइंट आप इसको बनाइएगा कि द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज़ एग्जैक्ट जेनेटिकल सिमिलैरिटी विद द पेरेंट्स। मतलब जो भी उसका पेरेंट है, जिससे भी उसने जन्म लिया है, उसके साथ उसकी जेनेटिक सिमिलैरिटी एकदम हुबहू डिट्टो सेम रहती है, यानी कि पॉइंट नंबर 3। ये दोनों पॉइंट्स असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या हैं, आप लोगों के एडवांटेजेस हैं। डन, ठीक है। तो अच्छे से आंसर लिखना। सेक्सुअल असेक्सुअल के बारे में अगर शॉर्ट नोट आया, पहला डिफाइन लिखोगे, उसके बाद जो 3-4 पॉइंट्स बताएं वो लिखोगे, ठीक है। बल्कि पता है एक दूसरा स्टूडेंट अगर लेट्स से अगर मुझको ही आंसर पेपर में लिखना होता ना, मैं पता है कैसे लिखती, पहला पॉइंट नंबर 1 में लिखती डिफाइन, उसके बाद नहीं, पहले मैं हेडिंग देती, हाँ डिफाइन, पहले तो डिफाइन लिख देती, फिर मैं हेडिंग देती फीचर्स, और फीचर्स में मैं पता है क्या लिखती, मैं इस तरीके से लिखती कि इट डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ 2 डिफरेंट गैमेट्स। फिर मैं पॉइंट नंबर 2 में ये लिखती इट अकर बाय माइटोटिक डिवीजन। फिर मैं एक नई हेडिंग देती, उस नई हेडिंग में मैं लिखती एडवांटेजेस, फिर दोनों पॉइंट 6 और पॉइंट 3 लिखती, फिर मैं एक नई हेडिंग देती डिसएडवांटेजेस, फिर मैं ये लिखती कि हाँ करके ये पॉइंट नंबर 5, और फिर मैं नेक्स्ट हेडिंग देती एग्जाम्पल्स, और फिर चार्ट बनाती। अगर मुझको लेट से ये पेपर बोर्ड्स में लिखना होता मेरे खुद के, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करती कि अरे वाह डिफाइन है, फीचर्स है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, एग्जाम्पल है। देखो लिखना आपको उतना ही है, ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस तरीके से लिख रही हूँ उसमें ज़्यादा है और जो तरीका तुम यूज़ कर रहे हो डायरेक्ट उसमें थोड़ा कम लिख रहे हो। लिखना आपको उतना ही है, बट हाउ टू मेक योर आंसर मोर प्रेजेंटेटिव,
दैट इज़ द मैटर, वो आपकी एक चीज़ है। खैर, अब जिन लोगों का ये मुद्दा है कि मैडम पहले लर्न तो कर लें, रिप्रेजेंट करना तो खैर दूर की बात है, तो वो अपना लर्न करने पे फोकस करें, ठीक है। बट जो ऐसे हैं कि नहीं, हम लोगों को लर्न तो हो जाता है, वो अपने आंसर को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। चॉइस आपकी, आपको जैसा करना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, अभी हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनी वाला भी केस पढ़ चुके हैं, और असेक्सुअल इन केस ऑफ मल्टी वाला भी केस हम पढ़ चुके हैं। खैर, ये थोड़ी बहुत मार्किंग दिख रही है, ये लास्ट ईयर वालों की मार्किंग है, मिटाया नहीं होगा शायद मैंने पूरा। चलो, सब देखो, इसमें आप क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं। ये जो टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मार्किंग करने जा रहे हैं, फ्रॉम पेज नंबर 23 ऑनवर्ड्स, 23 एंड 24, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस ना दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। मतलब एक तो MCQ वाला तरीका तो होगा ही होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, या तो शॉर्ट नोट या ब्रीफ के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं मैं एग्जामिनर होती तो मैं क्या प्रेफर करती, मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन प्रेफर करती। खैर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का तो अब पैटर्न ही भी यही है काफ़ी, कि डायग्राम दिए जाए, डेटा दिए जाए, उसके हिसाब से आपको ABC करके क्वेश्चन पूछे जाए। बट स्टिल स्कूल्स वगैरह में आपको शॉर्ट नोट वगैरह मिलते हैं। बट अगर मान लेते हैं मुझे पूछा जाता, ऑप्शन दिया जाता, तो मैं क्या करती, मैं एक शॉर्ट नोट का ऑप्शन रखता है, एक डायग्राम का, मैं डायग्राम प्रेफर करती। अब पहले मैं पूरा तुम लोगों को शॉर्ट नोट के हिसाब से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा पहले वो बता देती हूँ, और जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, जैसा कि हमने साइंस 1 में किया, तो मैं एक बार एंड में आपका डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे रहते हैं उसकी भी मैं मार्किंग करा दूंगी। तो फिलहाल अभी हम लोग सिर्फ शॉर्ट नोट 1 लाइन गिव रीजन टाइप के मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है, डायग्राम बेस्ड चैप्टर की एंडिंग में। देखो, सबसे पहले ये जो एक्टिविटी है इसको छोड़ दो, ठीक है, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है। अच्छा, अभी देखो, इसमें सबसे पहली चीज़, जब आप छोटे थे, यानी कि जब आप 9th क्लास में थे, आपने सेल्स को पहली बार पढ़ा होगा, प्रोकार्योट्स, यूकार्योट्स टाइप के, तो आपको पता होना चाहिए प्रोकार्योटिक के कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना। फिर यूकार्योट्स के आपको कुछ एग्जांपल्स पता होने चाहिए, है ना। अच्छा, और वो सब आपका बेसिक है। तो खैर, यहाँ से पहला क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया जाएगा, गिव एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, किसके, प्रोकार्योट्स। तो ये जो मैंने मार्क करवाया है यही आपका आंसर है। डन, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आपको ये पूछी जाएगी, व्हाट इज बाइनरी फिजन, ठीक है, डिफाइन में भी पूछा जा सकता है। तो पहले अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि डिफाइन बाइनरी फिजन BF, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, ठीक है, ऐसे डिफाइन करेंगे, द असेक्सुअल प्रोसेस, ऐसे लिखना, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है, बताना कि हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं, इन विच, ठीक है, द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स, ठीक है, आइदर बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस, मतलब अमाइटोसिस इज कॉल्ड एज, ठीक है, बाइनरी फिजन। ये हो गया आपकी डिफाइन का। क्या लिखोगे, द असेक्सुअल, द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन process in which parent cell divides to form 2 similar daughter cell either by mitosis or by amitosis। ये हो गया आपका डिफाइन वाला पार्ट, ये हो गया एक। अब इसमें देखो बहुत सारे MCQ भी पूछे जा सकते हैं। फिलहाल मैं बातचीत कर रही हूँ शॉर्ट नोट की। शॉर्ट नोट अगर आता है तब क्या करेंगे, तो शॉर्ट नोट अगर आता है तो देखो पहला पॉइंट तो तुम्हारा डिफाइन वाला ही हो जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर मार्क करा चुकी हूँ। पॉइंट नंबर B से मैं आपको मार्किंग करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट नंबर B आपका ये होगा, एक्सेस ऑफ फिजन ऑब्लिक डिवीजन, जो वर्ड तुम्हें अच्छा लगता है इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखो, इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट लिखने के बजाय ऑर्गेनिज्म लिख देना बेटर रहेगा, ठीक है। ये बनाना अपना पॉइंट नंबर 2। अब पॉइंट नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, अगेन चार्ट बनाना, पॉइंट नंबर 2 के बाद चार्ट बनाना। चार्ट में कैसा लिखना, एक हेडिंग देना ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसके बाद लिखना डिवीजन, ये इस तरीके से, या फिर फिजन। पहले ऑर्गेनिज्म की नाम क्या लिख रहे हैं हम लोग, अमीबा। अच्छा, अमीबा लिखेंगे, और अमीबा के इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे एनी डायरेक्शन, यानी कि अमीबा कहीं से भी किसी भी डायरेक्शन से कट सकता है। दूसरा एग्जाम्पल किसका लिखेंगे, पैरामीशियम,
और पैरामीशियम के बाजू में क्या लिखेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, यहाँ बाजू में लिखेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। फिर तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे यूग्लिना और उसके बाजू में लिखेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें पैराग्राफ के फॉर्म में लिखनी थी उस इन्फॉर्मेशन को पॉइंट नंबर बी लिखने के बाद चार्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो चार्ट आप अभी बनाओगे इसको अपने नोट्स में भी बना लेना, क्योंकि इससे सीधा सीधा MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स वन लाइन कुछ भी पूछा सकता है। वो कोरेलरी टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना कि अमीबा डैश पैरामीशियम ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, तो आपको सोचना होगा कि अच्छा फिर इसके हिसाब से अमीबा का क्या होना चाहिए, तो आपको बताना होगा कि इसके हिसाब से अमीबा का आंसर होना चाहिए फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया पॉइंट नंबर बी। खैर उसके अलावा पॉइंट नंबर सी में आप क्या लिखेंगे, देखो पॉइंट नंबर सी में ये लिखना बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म्ड के बाद लिखना ड्यूरिंग परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, बस इतना। ये बाय काट दो, लिविंग काट दो, डेट इज ये सब काट दो। ये हो गया आपका शॉर्ट नोट, बराबर डन, ठीक है। अब पेपर में पॉइंट नंबर डी में एक आधी एग्जाम्पल देना, जो भी एग्जाम्पल दोगे उसका लेकिन डायग्राम बनाना। तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारी बुक में तीनों है, यूग्लिना भी है, पैरामीशियम भी है, अमीबा भी है। अब एक स्टूडेंट को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को अमीबा का डायग्राम बनाना ज़्यादा आसान लगता है, तो आप भी चाहो तो अमीबा का डायग्राम बना सकते हो। बट अगर तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी है, तुम्हें ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो तुम पैरामीशियम, यूग्लिना इनमें से किसी का भी डायग्राम बना दो, चलेगा, ठीक है। अच्छा, इवन एक क्वेश्चन यहाँ से और क्रिएट हो सकता है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्ट। जब आप छोटे हो थे आई थिंक, तो आपने पढ़ा होगा ना, मतलब अलग अलग सेल्स में प्रोटिस्टा वगैरह ऐसे किंगडम्स, तो उन्हीं में से है। अभी ये मत पूछना कि हम प्रोटिस्ट का मतलब क्या है, 9th क्लास का काम है। गिव एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्ट, तो ये क्वेश्चन आएगा अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना, ठीक है। बल्कि इस पॉइंट को मार्क करो, इस पॉइंट को अपने नोट्स में इंक्लूड करो और ये लिखना नोट्स में, प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म शोइंग बाइनरी फिजन, ठीक है। ये लिखना है ताकि आपको पता रहे कि अच्छा इस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ने बाइनरी फिजन परफॉर्म किया था। अब उसके बाद आते हैं हम असेक्सुअल में, असेक्सुअल की दूसरी कैटेगरी में, यानी कि मल्टीपल फिजन में, बराबर। तो देखो जब आपके पास कंडीशंस अच्छी होती हैं, है ना, बराबर खाना है, पानी है, लाइट एनर्जी, वॉटएवर जो भी उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए, अगर वो सब कुछ है तो बाइनरी फिजन होगा। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से खाना पानी नहीं है, मतलब उस प्रोटिस्ट के पास अगर खाना पानी नहीं है, तो वही प्रोटिस्ट क्या करता है, आप लोगों का एडवर्स कंडीशन में मल्टीपल फिजन करता है। मतलब मल्टीपल फिजन के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आ रहा है ऐसा नहीं होता है, वही बाइनरी फिजन वाले ऑर्गेनिज्म जब उन्हें फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तब वो मल्टीपल फिजन करते हैं, है ना। कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ रही है एडजस्ट करके रह लेते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब हम लोग रिप्रोड्यूस कर लेंगे, बराबर इस तरीके का है। खैर, तो पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं हम लोग। रुको, देखो ये पॉइंट नंबर 1 लिखोगे, एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट, ठीक है, whenever, ठीक है, whenever there is lack of, देखो whenever there is lack of food, ठीक है, और any other type of adverse condition। पॉइंट नंबर 1, मतलब आपने अपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि भाई ये चीज़ तभी होगी जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होगी, ठीक है। अब इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, अब सुनो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखना है। सिर्फ पॉइंट नंबर 1 में कितना लिखना है, यहाँ से लेके ये इतना, whenever ये इतना। अब सुनो ध्यान से, इसकी मार्किंग थोड़ी अजीबोगरीब है, हाँ, कंसंट्रेट पूरा रखना। अब मैं जो येलो कलर से मार्क कर रही हूँ वो तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये लिखोगे, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 तुम्हारा यहाँ से स्टॉप शुरू होगा, ऑर्गेनिज्म स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया, क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही इसीलिए सूडोपोडिया बनाना बंद कर देते हैं
और आगे कोई भी मूवमेंट नहीं करते। ये तुम्हारा येलो कलर की जो मैंने मार्किंग की है, ये तुम्हारा पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, ये लिखोगे, इट बिकम्स राउंडेड, ठीक है, एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्ट, ठीक है, कॉल्ड सिस्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका पॉइंट नंबर बोलो 3। पॉइंट नंबर 3 को मैं अलग कलर से मार्क कर देती हूँ, लेट्स से पर्पल। ये इट बिकम राउंडेड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिस्ट, ये इतना। बाकी जो लिखा है इसको फेंक दो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। पॉइंट नंबर 5 ये आएगा, इट इज़ फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड मैनी अम्यूबुलाई आर फॉर्म्ड, मतलब अंदर ही अंदर जो छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं उनका नाम है वो, खैर, ठीक है। और उसके बाद और दे रिमेन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब अभी भी वो कैद है ना, कवरिंग के अंदर रह रहे हैं जब तक एडवर्स कंडीशन है। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 6। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं आपका सिस्ट टूट जाता है और उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे अमीबाई प्रोड्यूस्ड हुए थे अमीबिल्स, वो सारे बाहर आ जाते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 7। एंड पॉइंट नंबर 8 में आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस मार्क कर लिए वैसे हमने अभी तक, 5, 6, 7 मार्किंग हो गई। 8वां क्वेश्चन ये है, 9वां क्वेश्चन ये है, 10 ये है, 11 ये है, ठीक है। और 12वां वाला आपका ये है, 12वां यानी कि शॉर्ट नोट ऑन मल्टीपल फिजन, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 13 बना लेना, डिफाइन मल्टीपल फिजन। और अगर डिफाइन मल्टीपल फिजन आए तो अभी जो आपको मैंने मार्किंग कराई है उस मार्किंग का सिर्फ पॉइंट नंबर 1 लिखना है, ठीक है, बराबर, बस खत्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 आपको यहाँ से आ सकता है पेपर में कि ड्रॉ द वेरियस, ठीक है, स्टेप्स अकरिंग इन मल्टीपल फिजन। तो ये डायग्राम आपको बनाना होगा, ये अलग से डायग्राम बनाने को आएगा। याद रखना आगे जाके तुम्हारे पास एक वो वाला चैप्टर भी आने वाला है, मेंढक वाला, ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी वाला, क्लास वाला। तो हमको वहाँ पे मेंढक, कॉकरोच, छिपकली, बटरफ्लाई ये सब कभी पेपर में बनाने को नहीं आएगा, तो उसकी प्रैक्टिस मत करना। हाँ, बट इस तरीके की चीज़ें पेपर में डेफिनेटली आपको पूछी जाएंगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 एक और आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा डिफाइन सिस्ट। सिस्ट को डिफाइन करिए, ठीक है। तो अभी सिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो सिस्ट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, आपको थोड़ी चालाकी दिखानी पड़ेगी, मतलब थोड़े वर्ड्स अच्छे से लिखने पड़ेंगे। क्या लिखोगे, देखो ऊपर में मैंने जो आपको पॉइंट नंबर क्या किया है 1 मार्क करवाया है, उसको ऐसे लिखना। वो जो वेनेवर वाला वर्ड दिख रहा है, वेनेवर वाला नहीं लिखना, वेनेवर की जगह ये लिखना, रुको हाँ, ये लिखना, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस, ठीक है, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म। अच्छा, आप प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म के बाद देखो क्या लिखोगे, पॉइंट नंबर 2 कंटिन्यूएशन में लिखना, स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया एंड देयर बाय मूवमेंट, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूएशन में फुल स्टॉप डालकर कंटिन्यूएशन में लिखना पॉइंट नंबर 3, दे बिकम राउंड, ठीक है। थोड़ा इंग्लिश को ठीक करना, नहीं समझ में आया तो मैं जो बोल रही हूँ वही लिख दो, दे बिकम राउंड एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन नोन एज सिस्ट, ऐसे लिखोगे, ठीक है, डन, खैर। और उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट इज बडिंग। आपको पेपर में बडिंग ड्रॉ करने को बिल्कुल पूछी जा सकती है, बल्कि पहले इवन जब हम लोग 2011 में मैंने 10th बोर्ड दी थी, उस वक्त के समय में बडिंग वाला जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता था, काफ़ी पूछा जाता था डायग्राम वगैरह इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको यही है, डायग्राम को ड्रॉ करना है। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है ना, ड्रॉ द वेरियस स्टेप्स अकरिंग इन मल्टीपल फिजन, यहाँ लिख देना ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ बडिंग। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जाएगा शॉर्ट नोट ऑन बर्डिंग, बर्डिंग के ऊपर शॉर्ट नोट बताइए, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं, रुको, ठीक है। बर्डिंग का थोड़ा अपन को सावधानी से मार्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो ऐसे लिखना,
ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, ईस्ट लिखना, सेल्स हटा देना, परफॉर्मिंग की जगह परफॉर्म लिखना, बर्डिंग। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि कौन बर्डिंग परफॉर्म कर रहा है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लिखना आ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मैनी पेरेंट सेल, ये बनाना पॉइंट नंबर 2। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में डायग्राम बनाना। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में डायग्राम बनाना ताकि पता चले कि हम लोग किसको बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद रुको, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 लिखना, ये अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ पेरेंट सेल, दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड। ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में आओ। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, ये हो गया पॉइंट नंबर 5। 5 पॉइंट में आपका क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनी में पढ़ा, अब हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी में पढ़ेंगे। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 तुमसे कैसा पूछा जाएगा कि विच asexual mode of reproduction are performed in unicellular and multicellular। मतलब वो आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि पूरा डिस्क्राइब करो, वो आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा है यूनिसेलुलर वाले कौन से तरीकों को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, और मल्टी सेलुलर वाले कौन से तरीकों को फॉलो करते हैं। तो अपना जो आंसर है वो किस तरीके से रिपोर्ट करोगे कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, या फिर ऐसी जैसी बुक में हेडिंग है ना वही हेडिंग डाल देना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नीचे लिखना ए बाइनरी फ्यूजन, बी मल्टीपल फ्यूजन, सी बर्डिंग। फिर नेक्स्ट हेडिंग देना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहली हेडिंग देना फ्रेगमेंटेशन, दूसरी हेडिंग देना रीजनरेशन, तीसरी हेडिंग देना बर्डिंग। तो ध्यान रखना बर्डिंग एक ऐसा है जो दोनों में हो रहा है। ठीक है, बर्डिंग एक ऐसा है दोनों में। अच्छा, चौथा फिर हेडिंग दे देना कौन सा वाला, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पांचवा स्पोर फॉर्मेशन। खत्म, ये ऐसा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, बराबर क्वेश्चन नंबर 18 लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखना कि विच असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय बोथ यूनी एंड मल्टी। मतलब मल्टी और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों ऐसा कौन सा है जो परफॉर्म करते हो, तो बर्डिंग ही है जो दोनों परफॉर्म करते हैं। बर्डिंग वाले में अगर यूनिसेलुलर की बात की जा रही है तो कौन परफॉर्म करता है, ईस्ट। यूनिसेलुलर में बर्डिंग कौन परफॉर्म करता है, ईस्ट। और यहाँ पे कौन परफॉर्म करता है, हाइड्रा। ये आंसर लिखना, बल्कि इस आंसर को अपने नोट्स में भी तुमको लिखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा परफॉर्म्स बर्डिंग, ट्रू और फॉल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट परफॉर्म्स बर्डिंग, ट्रू और फॉल्स। या कल को ऐसे पूछ लेगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ईस्ट परफॉर्म्स बर्डिंग, तो हमारे दिमाग में कैसा जाएगा, हाँ ईस्ट तो बर्डिंग करता है, लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि ईस्ट तो मल्टी सेलुलर नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो देयरफॉर जो भी आप अभी आंसर लिखेंगे उसको नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, दैट इज़ आपको फ्रेगमेंटेशन वाली प्रोसेस समझानी है। फ्रेगमेंटेशन का तो देखो दुनिया में एक ही बहुत महान एग्जाम्पल होता है, दैट इज़ पायरोगेरा, और दूसरा है साइकॉन। तो दो ही ठोक एग्जाम्पल आपकी किताब में है, तो आपको वो याद रखना ही है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमको करना क्या है, देखो यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन फ्रेगमेंटेशन। तो कैसे लिखोगे, इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लीव। ये हो गया हमारा पूरा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, वेन एवर देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है यहाँ तक, इट्स फिलामेंट ग्रो अप वेरी फास्ट एंड ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। ठीक है,
उसके बाद पॉइंट नंबर 4 यहाँ से शुरू होगा, ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट्स टू लीव इंडिपेंडेंटली एज अ न्यू स्पाइरोगेरा। ये हो गया पॉइंट नंबर 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बस ख़त्म। पॉइंट नंबर 5 में डायग्राम बना देना, बराबर। तो ध्यान रखना, स्पाइरोगेरा में जो फ्रेगमेंटेशन होता है वो अपने आप होता है जब उसको प्लेंटी ऑफ वाटर मिलता है और जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। लेकिन जो साइकॉन होता है वो एक्सीडेंटली टुकड़ों में टूटता है, एक्सीडेंटली। जैसे लेट्स से कभी किसी गाड़ी के नीचे आ गया, कभी कट गया, ऐसे केस में, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में, दैट इज रीजनरेशन। तो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट नोट ऑन रीजनरेशन। तो देखो, रीजनरेशन के 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, एक होता है कंप्लीट रीजनरेशन और एक होता है लिमिटेड रीजनरेशन। तो ये जो लिमिटेड रीजनरेशन है, इसका तो मैंने पढ़ाते वक्त भी एग्जाम्पल दिया है, छिपकली, ठीक है, लिजार्ड। तो ये लिजार्ड और डैश लिमिटेड रीजनरेशन, इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। छिपकली की सिर्फ पूंछ जब कटती है, बराबर, तो ही वो उसको रीजनरेट करती है। अगर आप एंटायर छिपकली को काट दोगे तो नहीं होता। और जो दूसरा एग्जाम्पल है, ये प्लेनेरिया, इसके बाजू में डैश डालना और इसकी बॉडी के बाजू में लिखना, मतलब इसके बाजू में लिखना कंप्लीट रीजनरेशन। ये कहाँ लिखना है? ये सारे पॉइंट्स आपको नोट्स में लिखने, एक एग्जाम्पल लिमिटेड का, एक एग्जाम्पल नोट्स का, डन। खैर, अब अगर रीजनरेशन के बारे में शॉर्ट नोट लिखने को आता है तो शॉर्ट नोट में देखो क्या लिखेंगे, उसकी मार्किंग कर लेते हैं। अंडर से स्टार्ट करेंगे, अंडर सर्टेन सिचुएशन, ठीक है, प्लेनेरिया ब्रेक्स अप इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स। एनिमल वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लेनेरिया लिखो डायरेक्ट, है ना, ये लिखना, ये पॉइंट नंबर 1। उसके बाद लिखना पॉइंट नंबर 2, देयर आफ्टर ईच पार्ट रीजनरेट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दस 2 न्यू प्लेनेरियाज आर फॉर्म। ये हो गया पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा, और बल्कि पॉइंट नंबर 2 को यहाँ तक कर लो पूरा, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन तक। पॉइंट नंबर 3 में आपको ये लिखना है, लिजार्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। ये आपको लिख देना है पॉइंट नंबर 3 में कि लिजार्ड जो है हमारा एग्जाम्पल है किसका? लिमिटेड रीजनरेशन का। और पॉइंट नंबर 4 में क्या करना है? डायग्राम। ये बाजू में जो प्लेनेरिया का डायग्राम है ना, ये आपको बनाना है, ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में, दैट इज बडिंग। बडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो ध्यान रखना, बडिंग ऊपर भी थी। अब पेपर में अगर मान लेते सिर्फ इतना आता है एक्सप्लेन बडिंग, तब क्या करोगे? तब आपको दोनों बडिंग समझानी है, पहले यूनिसेलुलर समझा देना और फिर मल्टी सेलुलर। अगर स्पेसिफाई किया गया है यूनिसेलुलर में बडिंग समझाओ, ठीक है, तो ईस्ट वाली समझाना। अगर स्पेसिफाई किया गया है कि हाइड्रा में समझाओ तो हाइड्रा वाली समझाना। और अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो दोनों समझाना है, ठीक है। देख लेना क्वेश्चन का वेटेज कितने मार्क्स का है, 3 to 4 मार्क्स का है तो दोनों समझा देना। अगर मान लेते 2 मार्क्स का है तो हाइड्रा को समझाना और लिख देना कि सिमिलरली बडिंग ऑल्सो अकर्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज ईस्ट, सिमिलरली करके। अगर 2 मार्क्स का है तो, अगर 3 to 4 मार्क्स का है तो दोनों समझाना, ठीक है। खैर, अभी कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाओ। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करनी है? बर्डिंग एक्सप्लेन करनी है। किसके केस में? आप लोगों के हाइड्रा के केस में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखना है अंडर फेवरेबल कंडीशंस एट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ hydra's body an outward growth is formed by repeated division of regenerative cell of body wall। खैर, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। फिर लिखना बर्ड ग्रोज अप प्रोग्रेसिवली, ओके, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 ये लिखना, और पॉइंट नंबर 4 यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, रुको, नहीं, यहाँ से यहाँ तक, ये डन। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 5, यहाँ तक ये हो गया। और पॉइंट नंबर 6 में ये डायग्राम, ठीक है, बस खत्म। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कल की क्लास में हमने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा। तुम देखो, मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को कितना डिटेल में समझाया है।
मतलब एक लेते हुए, बट बुक में तुम्हारे कितने शॉर्ट में दिया है, तुम एक बार खुद इसको एनालाइज करो, कुछ नहीं दिया। तो ऐसे में हमने समझा उसको डिटेल में, लेकिन अब पेपर में तो जितना पूछा जाएगा हमको उतना ही करना है ना। तो अभी देखो, सबसे पहला क्वेश्चन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का डिफाइन, ये तो भैया सबसे पहला क्वेश्चन है, तो पहले में आ जाओ डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लिख दिया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाते हैं, शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या लिखोगे, पहला पॉइंट तो आपका डिफाइन आ जाएगा। अब देखो दूसरे पॉइंट में ना आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिखना, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आर, चार्ट बनाएंगे एज यूजुअल, एक तरफ हेडिंग देना, एक मिनट, पार्ट ऑफ प्लांट, एक हेडिंग ये दे देना, और दूसरा लिखना वेजिटेटिव नहीं, नेम, ऐसी हेडिंग दे देना बस। तो नेम वाली जो हेडिंग दोगे उसमें पहला नाम किसका आएगा, पहला नाम आएगा पोटैटो, आलू का, ठीक है। और उसके बाद लिख देना बाजू के कॉलम में आईज प्रेजेंट ऑन ट्यूब्स, आई प्रेजेंट ऑन ट्यूबर, बस खत्म। नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी में किसका नाम आएगा चार्ट में, ब्रायोफाइलम का, ठीक है। और उसके बाजू में पार्ट ऑफ द प्लांट में लिखना बर्ड्स प्रेजेंट ऑन लीफ मार्जिन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर सी में लिखना शुगर केन एंड ग्रासेस, ठीक है। और उसके बाद उसके बाजू में लिख देना बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। उसके बाद पॉइंट नंबर डी में किसका नाम आएगा, ठीक है, कैरेट, रेडिश, उसके बाद लिख देना बाजू वाले में रूट्स। तो टोटल 4 एग्जाम्पल्स और एक डिफाइन, तुम्हारा शॉर्ट नोट खत्म। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू मेक अ डायग्राम देन यू कैन मेक एनी ऑफ देम, तुम्हें जो पसंद आए। मैं डायग्राम बनाने पे स्ट्रेस नहीं करूँगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि डायग्राम्स आर क्वाइट हार्ड, बट स्टिल इफ़ यू कैन मेक, तो आप सी में कोई एक आधी डायग्राम आप बना देना, अच्छा लगेगा, ठीक है। आंसर चेकिंग करने वाले को 2 मार्क के लिए आएगा, पूरे 2 में से 2 मिलेंगे तुमको, ठीक है, ओके। अब ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, ये जो मैंने आपको चार्ट बनवा कर दिया है ना, इस चार्ट से सीधा सीधा 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि ये कल को ये पूछ लिया गया कि बताइए आलू में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो 4 शब्दों में आंसर खत्म, आइज प्रेजेंट ऑन द ट्यूब्स, खत्म। गन्ने में, शुगर केन में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है, तो क्या लिखेंगे, बर्ड्स प्रेजेंट ऑन नोड्स। गाजर में कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ रूट्स, खत्म। ये इस तरीके से जवाब देना है, समझ रहे हो, इस तरीके से आपको जवाब देना है, ठीक है, डन। तो ऐसे में ये जो हमने अभी चार्ट बना रहे हैं, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ MCQs और 1 मार्क क्वेश्चन। तो इस चार्ट को भी नोट्स में अपने इंक्लूड कर लेना, ये चार्ट भी आप अपने नोट्स में बना लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। देखो स्पोर फॉर्मेशन से अगर मुझे कल को कोई क्वेश्चन पूछना रहा ना, मैं डायग्राम बना कर दूंगी और बोलूँगी इसको मार्क करो। जैसे देखो इसे मार्किंग करने लायक क्या है, हाइफिया, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ये एक नोड और दूसरे नोड से जो कनेक्ट हो रहा है दिस इज हाइफिया। ये जो आपको उसकी जड़े के जैसा जो दिख रहा है दिस आर नोन एज रिजॉइड्स, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। वो जो गोल गोल ऊपर है उनको कहेंगे स्पोरेंजियम, और जो जब वो फूटेगा तो उसके अंदर से जो बारीक बारीक दाने निकलेंगे दैट आर स्पोर्स। ये डायग्राम मैं दे दूंगी, ABCD लिख दूंगी और बोलूँगी A क्या है, B क्या है, C क्या है, D क्या है, मार्किंग करो। तो इसीलिए अगर मुझको क्वेश्चन पूछना रहा तो मैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछना पसंद करूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप बना लीजिएगा, ड्रॉ एंड लेबल, ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल। तो इसकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर फॉर्मेशन में क्या शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन का मैं कोई आप लोगों को शॉर्ट नोट नहीं लिखवा कर दे रही हूँ। लेट्स से अगर आता है तो ये डायग्राम बनाना, उसके बाद डायग्राम के बाद एक चलो को लिखवा देते। क्वेश्चन नंबर 26 में शॉर्ट नोट कर लो ऑन स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन के शॉर्ट नोट में क्या लिखोगे, पहला तो रुको,
ये देखो ऐसे लिखना है इसको, सम ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिखना, सम ऑर्गेनिजम्स हैव स्पोरेंजिया, ठीक है, एंड फॉर्म स्पोर्स। ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लिखना, स्पोरेंजिया बर्स्ट, फट जाता है, एंड स्पोर्स आर रिलीज्ड। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखना, स्पोर्स जर्मिनेट, जैसे हम लोग कोई भी मिट्टी में कोई बीज वगैरह डालते हैं तो कैसे जर्मिनेट हो जाता है, मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 बराबर। अच्छा, और उसके बाद न्यू फंगल कॉलोनी इज फॉर्म्ड, ये हो गया पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 में एग्जाम्पल डाल देना फंगस, और पॉइंट नंबर 6 में बना देना डायग्राम। ये हो गया शॉर्ट नोट, डन। तो अभी तक हमने जितनी भी पढ़ाई की ये उसकी मार्किंग है। देखने को लगता है ना कि सिर्फ 3 पन्ने ही मैडम हमने अभी तक पढ़े हैं, बट तुम समझो 3 पन्ने के लिए मुझे 3 क्लासेस लगी हैं, हर दिन एक एक पन्ने को पढ़ाने के लिए, और उसके बाद उनमें कितनी सारी मार्किंग है, छोटी 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 छोटी, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 27 नंबर। खैर, मैंने अभी तुम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मार्किंग नहीं करवा रही हूँ, बट अभी हम लोग अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। ये सब लास्ट ईयर वालों का मार्किंग है, तो जब तुम्हें मार्किंग करवाऊंगी तो ये सारी चीज़ें मिटा दूंगी मैं, फिर वापस से अपन मार्किंग करेंगे, ठीक है। और हाँ, अभी एक बार टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं जो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। अभी आपका क्या है, फर्स्ट डे जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी इस चैप्टर की, उस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं सेक्सुअल और असेक्सुअल के बीच का डिस्टिंग्विश सिखा चुकी हूँ। आज मैंने मार्किंग करवा दी है। कहाँ तक हो गई हमारी मार्किंग, क्वेश्चन नंबर 26 तक हमारी मार्किंग हो गई है। तो आज क्या करना है, अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 27 एक हेडिंग डालनी है, और उसका क्वेश्चन बनाना है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। और जो ये चार्ट लिखा है ना, ये आपको लिखना है। अब ये चार्ट का मैडम ये डॉट 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 पार्ट है, ये हम कैसे लिखें, तो देखो अभी मैंने आपको पहले ही कहा था टारगेट होनी चाहिए, बस उसको उठाकर, ठीक है। वैसे इसमें बहुत लंबा लंबा लाइन लिखा है, अगर मेरे को शॉर्ट नोट लिखवाना होता तो मैं तो बहुत ही शॉर्ट में लिखवाती, ठीक है, कि मार्क्स भी पूरे मिलते और ज़्यादा लर्न भी नहीं करना पड़ता। बट क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इस टाइप का डॉटेड डॉटेड क्वेश्चन सीधा पेपर में आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, तो ये जैसा है वैसा ही लिखो, और अगर डिस्टिंग्विश भी आता है तो भी आपको ऐसे ही लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ देखो, अभी हमने क्या पढ़ा पूरी मार्किंग में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो क्या है, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर कितने टाइप के रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फ्यूजन करता है, मल्टीपल फ्यूजन करता है, और एक आपका करता है बर्डिंग। बस तीनों को उठा के एक्सप्लेन कर डालो, खत्म हो गया आपका ये आंसर। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 आपको यही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में ये क्वेश्चन लिखना, और आंसर कैसे लिखेंगे, तो आपको अभी मार्किंग करवा कर दी गई है ना, मार्किंग में उसने यूनिसेलुलर पूछा है, तो आप यूनिसेलुलर की आपको जितनी भी मार्किंग करवाई है, आप उस मार्किंग को लिख दो पूरा का पूरा, अच्छा मस्त पैराग्राफ बनाकर, हेडिंग वेडिंग देकर। जैसे पहली हेडिंग देना बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में देखो कितने पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स में ख़त्म होता है, बाजू में डायग्राम। फिर नेक्स्ट हेडिंग देना मल्टीपल फ्यूजन, ये थोड़ा सा बड़ा है ना, तो लगेगा क्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग देना बर्डिंग इन आपका ईस्ट, क्योंकि उसने यूनी बोला है, हाइड्रा मत लिख के आ जाना, हाइड्रा वाला मल्टी में चला जाएगा, खत्म। तो कैसा है, अपन जो टेक्स्ट बुक में मार्किंग करेंगे ना, उसको जो भी पूछना है एग्जामिनर को, वो टेक्स्ट बुक की मार्किंग से ही पूछेगा, कुछ बाहर से नहीं पूछेगा। बट हाँ, ब्रेन शुरू होना चाहिए आपका। अब जैसे यहाँ पे यूनी पूछ लिया, कल को मल्टी पूछ लेता तो जितनी मार्किंग मैडम हमने मल्टी के लिए की है, सब एक के नीचे एक लिख देते। बट खैर मल्टी पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। अगर उसको पूछना होगा तो मल्टी में से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपको पूछेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा और कोई क्वेश्चन तुम लोगों को आज लिखवाया जा सकता है क्या, नहीं, बाकी तो अच्छा एक और है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये बनेगा आपका, एक्सप्लेन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये देखो, इसने ये पूछ लिया, प्लांट्स के अंदर आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाने का है। तो मैडम हमने प्लांट्स के अंदर तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। कई लोगों को ऐसा माइट भी लग सकता है कि मैडम अभी तो आपने पढ़ाया ही नहीं है। तो भाई साहब बहनों, ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप पढ़े हैं ना,
यही बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। प्लांट्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो कहीं अलग से नहीं है, ये जो नीचे फूल पत्तियां बनी है ना ये सेक्सुअल है, तो जो आपने वेजिटेटिव पढ़ा वही प्लांट्स का असेक्सुअल है। तो जो मैंने मार्किंग आपको वेजिटेटिव के लिए करवा कर दी ना वही सेम उठाकर छाप देना, ठीक है। वो जो वेजिटेटिव वाला आंसर है ये वही वेजिटेटिव वाला आंसर यहाँ पे उठा के छाप देना, खत्म। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर ए, इस बात का ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, माइट भी मुझे ऐसा लगता है अगर आया 2 मार्क्स के लिए, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आंसर दाएं से छापने से पहले एक लाइन ज़रूर लिखना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब आपका जो चेकिंग करने वाला है उसको ये समझे कि अच्छा ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आंसर इसीलिए लिख रहा है क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ही प्लांट्स का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट से आप पूरा का पूरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का आंसर उठा के कॉपी कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 29। इट मीन्स तुम्हारे पास आज मार्किंग करने के लिए 29 क्वेश्चंस हैं। खैर, तो ये मार्किंग करो। कल से हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं, बट सबसे पहले मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 जगह पढ़ाना है, प्लांट्स में पढ़ा कर देना है और एनिमल्स में पढ़ा कर देना है। और एनिमल्स में भी स्पेसिफिकली क्या पढ़ाना है आप लोगों को, ह्यूमन बींग्स, नॉट डॉग, नॉट काउ, नॉट पिग, है ना। तो ह्यूमन बींग्स में भी फिर 2, एक मेल का पढ़ना है और दूसरा किसका पढ़ना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है। तो अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले एनिमल्स का पढ़ेंगे, पहले पूरा एनिमल्स वाला ख़त्म करेंगे सेक्शन, और उसके बाद फिर हम लोग प्लांट्स वाले में जाएंगे आखिरी में, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट होगा दैट वुड बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आज ये नोट्स बनाओ। इन केस अगर मैंने बहुत तेज़ी से बोल दिया है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेना कि आपने क्या बोला था या फिर क्या मार्किंग कराई, ये समझ में नहीं आया। वैसे स्टॉप करके स्लो मोशन में देखोगे तो माइट भी समझ में आ जाए। खैर, आज के आज ये लर्निंग कर लेना। आपको लग रहा होगा कि अरे यार इतनी सारी लर्निंग हम एक दिन में कैसे करें। देखो 3 दिन या 4 दिन का ये काम है। मैं हर दिन तो वीडियो नहीं बना सकती ना मार्किंग का। मान लेते मैंने जो पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, अगर मैं उसकी मार्किंग कराती तो बताओ तो 1 पेज में ही हो जाती। तो ऑब्वियसली मार्किंग ऐसी मैं कराऊंगी 2-2, 3-3 दिन रुक कर, ताकि ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन इकट्ठा हो सके। लेकिन लर्न ज़रूर करते जाना। बाद के लिए पेंडिंग वर्क मत रखो, क्योंकि आगे और भी ऐसे चैप्टर्स आएंगे जिनमें आपको पढ़ने की, समझाने की मुझको नीड ही नहीं है। वो चैप्टर्स ऐसे हैं कि है सो है, लर्न करना है तो करना है भाई। उसमें मेरी तुम्हारे को कोई हेल्प नहीं लगेगी, तुम्हें कोई नीड नहीं है मेरी, सीधा रट्टा मारना है। ये इस टाइप के चैप्टर, ह्यूमन डिजास्टर मैनेजमेंट टाइप के, सोशल मेंटल हेल्थ टाइप के, ये चैप्टर्स को भी रटना है। सो बी फास्ट, ठीक है। काम को जमा करके मत रखो, ठीक है। चलो फिलहाल इस चीज़ को यहाँ रोकते हैं। इसके आगे की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।